सभी को नमस्कार। उज्ज्वल आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग जो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था यूपी टेट का पीआरटी लेवल का, उसका आज हम लोग जो 30 प्रश्न मैथ के थे उसका आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे और एक विस्तृत व्याख्या के साथ देखेंगे। जो भी चीज़ें उसके आसपास की चीज़ें होंगी उन सबको समझाते हुए आपको यहाँ पर चला जाएगा, जिससे आने वाले जो भी पेपर हैं आपका यूपी टेट का उसमें आपको सहायता मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन भी करेंगे और उसके आसपास की चीज़ें जो भी हम लोग जान सकते हैं उनसे रिलेटेड भी चीज़ें जानकारी यहाँ पर हमको मिलेंगी। तो एक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए हम लोग 300 क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग के पेपर में आ चुका है। पेपर आपके पास होगा ही, तो वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो अगर बात किया जाए कि परिमेय संख्या होती क्या है, तो आप सभी जानते होंगे कि परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। ये परिभाषा बनती है इसकी कि जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके और जहां पर Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो। ये है एक परिमेय संख्या की परिभाषा। ऐसे मिलती जुलती परिभाषा हम लोग पूर्णांक की पढ़ते हैं। अगर हम लोग पूछे कि पूर्णांक की परिभाषा क्या बताएंगे आप लोग, तो पूर्णांक की परिभाषा ये हो जाएगी कि जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर 1 हो। ये परिभाषा हो जाएगी एक पूर्णांक की। और परिमेय संख्या की परिभाषा ये है कि Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, है ना। तो यहां और इसमें दोनों में फर्क यही है कि यहां पर Q का मान 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता और यहां पर 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए, है ना। 0 के अलावा 2, 3, 4, 1 कुछ भी हो, बस वो 0 ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो वो एक क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। और पूर्णांक के लिए Q का मान 1 ही होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ है तो फिर वो पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग परिमेय संख्या को ध्यान रखिएगा। अब किस किस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याओं में आती है वो जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले देखो पूर्णांक की हम लोगों ने बात करी, तो पूर्णांक जो होते हैं वो सारे के सारे पूर्णांक हमारे पास में एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पूर्णांक आपके पास मौजूद हैं वो सारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, दशमलव की संख्याओं की अगर हम लोग बात करें, है ना, पूर्णांक की तो बात हो गई। अब अगर हम लोग दशमलव संख्याओं की बात करते हैं, है ना, और दशमलव संख्याओं में भी कौन सा दशमलव, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव जो होता है ये भी आपका इसी कैटेगरी में आता है, परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। बात ये आती है कि ये शांत दशमलव होता क्या है। तो अगर शांत दशमलव की बात करें तो हमने कहा कि ऐसा दशमलव जो या जिसे रोका जा सके, है ना, जिसे रोका जा सके। अब ये रोका जा सके का क्या मतलब है, रोका जा सकने का मतलब ये है कि जिसमें शेषफल 0 हमें प्राप्त हो जाए दशमलव के बाद। अब वो चाहे 1 अंक बाद दशमलव आ जाए, चाहे 2 अंक बाद दशमलव आ जाए, मतलब सॉरी शेषफल आ जाए, ठीक है ना। तो उन्हें हम लोग शांत दशमलव की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग क्या समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमने 28 को मान लीजिए 5 से भाग कर दिया, ठीक है। तो 28 को जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 25, 5 बार जाएगा ना, यहां पर 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाइएगा, 0 आएगा यहां पर, है ना, यहां पर हो गया आपका 6। तो ये हम कहेंगे कि अब ये जो दशमलव संख्या है ये रुक गई, हम चाहकर भी इसको आगे बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो 5.6 बात खत्म, इसके अलावा हम इसको आगे और लेकर नहीं जा सकते। तो ये जो हमारा होगा यही हमारा शांत दशमलव होता है, क्योंकि हम इसको आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव। तो जितने भी शांत दशमलव संख्याएं होते हैं वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं होती है, ठीक है। फिर इसी में शांत दशमलव में ही एक आपके संख्या आती है अशांत दशमलव। जैसे शांत दशमलव हो गया, अब आते हैं हम लोग किस पर, अशांत दशमलव पर। तो जो अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो भी आपकी इसी कैटेगरी में ही आती हैं, ध्यान रखिएगा, अशांत दशमलव। लेकिन कौन सी वाली अशांत दशमलव, कौन सी वाली, पुनरावृत्ति वाली, ये बात ध्यान रखिएगा, पुनरावृत्ति वाली। 2 प्रकार की अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं, है ना, एक होती है अशांत पुनरावृत्ति और एक होती है अशांत अनावर्ती। तो जो अशांत पुनरावृत्ति होती है वो होती है आपकी परिमेय संख्या के अंतर्गत, ये भी आती है, ये भी परिमेय संख्या के ही एग्जाम्पल या उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब पुनरावृत्ति मतलब क्या हुआ, जैसे समझिएगा, जैसे मान लो हमने 25 को भाग कर दिया 3 से,
तो जब आप 25 को 3 से भाग करिएगा तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 8 बार जाएगा। 24 हुआ, कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगेगा यहाँ पर 0 आएगा। 3 त्रिक कितना होगा, 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगेगा, फिर 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 9। तो आप देखोगे आपको यहाँ पर शेषफल 0 मिलेगा ही नहीं, आप कितना भी आगे बढ़ते चले जाइए। और ये 3 आप कितना भी, जितना जरूरत हो आप उतना 3 यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति, है ना, क्योंकि ये रिपीट हो रही है बार बार, देखो ये बार बार रिपीट कर रही है ना। तो इसको हम लोग 3 3 3 3 ऐसे करके डॉट 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 लिखते चले जा सकते हैं। तो इसीलिए इनको कहा गया है अशांत। अशांत क्यों कहा गया, क्योंकि ये रुकेंगे नहीं, दशमलव के बाद ये रुक नहीं, ये बढ़ती रही है। पुनरावृत्ति क्यों कहा गया, क्योंकि इनके दशमलव के बाद इनके अंकों में क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तो जो इस प्रकार की संख्या होती है वो भी आपकी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक तीसरे टाइप की संख्या होती है जो इसी का टाइप है, जिसको हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव संख्या, है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अब ये अनावर्ती क्या होगा, अनावर्ती में समझिएगा, अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रुकती तो नहीं है, वो तो ठीक है, तो इसीलिए उसका क्या नाम रखा गया, अशांत। लेकिन अनावर्ती क्यों शब्द लगाया गया, क्योंकि वो जैसे ये जो संख्या थी वो रिपीट कर रही थी, इसलिए क्या रखा गया, पुनरावृत्ति। ये जो संख्या होंगी वो अपने आप को रिपीट नहीं करेंगी, इसीलिए इसको क्या रखा गया, अशांत अनावर्ती। और ध्यान रखिएगा ये जो संख्या होती है ना, ये आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, बाकी सभी संख्याएं परिमेय है इसको छोड़कर, इसको हम लोग अपरिमेय की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें किस प्रकार की संख्या आएगी, जैसे हम लोग पाई, आप लोगों ने सुना होगा, तो जो पाई होता है वो एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है जो कि आपकी अपरिमेय की कैटेगरी में आता है। और अपरिमेय कैटेगरी में कौन से आते हैं, ऐसे वैल्यू, ऐसी रूट में वैल्यू जिनका हम लोग वर्गमूल ना निकाल सके, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, है ना। तो इस तरह के जो वर्गमूल संख्या होती है जिनका हम लोग पूर्ण वर्गमूल ना निकाल पाए, जैसे अगर हम कहें √4 को क्या इस कैटेगरी में रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, क्यों, क्योंकि √4 का वर्गमूल, मतलब 4 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 2 हो जाएगा, √4 की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। इस वजह से हम लोग इसको इसमें नहीं रखेंगे, अशांत वाले में, है ना। उसको रखेंगे जिनका हम लोग वर्गमूल ना निकाल सकते हो, ये ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल ना आ सके, उसको हम लोग इसमें रखते हैं, अपरिमेय में। तो देखो कहां कहां पे ऐसी संख्याएं मौजूद है, देखो यहां पर मौजूद है ना √3/2, तो ये तो अपरिमेय हो जाएगी, हमसे पूछ क्या रहा है, परिमेय क्या होगी। ये भी आपकी अपरिमेय हो जाएगी, पूछ क्या रहा है, 11/2, है ना, पूछ क्या रहा है हमें, परिमेय। तो एक ये संख्या हमारे पास में दिख रही है 3/4, जो कि क्या होगी, परिमेय होगी। केवल इतनी सी बात समझनी थी, देखो भाई यहाँ पे देखो P है ये, और ये क्या है, Q है, और Q का मान 0 के बराबर हो जाएगी। लेकिन हमने आपको जानकारी पूरी दे दी कि परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। परिमेय संख्या में पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब परिमेय हैं, जितने भी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो सब परिमेय हैं, और जितने भी अशांत दशमलव पुनरावृत्ति वाली संख्या है वो भी आपकी परिमेय संख्या कैटेगरी में आएगी। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे कुछ नहीं करना है, केवल सीधा सीधा आपको ऐड कर देना है, तो ऐड कर दीजिए, बिना आपको नोट किए करना है। देखो यहाँ पे 8 है, 8 और 8 कितना हुआ, 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया, और यहाँ 0 है, तो आखिरी अंक 2 आएगा। ऑप्शन पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आखिरी में 2 है, यहाँ भी है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। तो आंसर बी और सी में से तो नहीं होगा, ए और डी में से होगा। दूसरा नंबर उठाते हैं, दूसरा इकाई यानी दहाई से इसका जोड़ते हैं, तो 4 4 8, 8 और 9 कितना हो गया, 17, ठीक है ना। 4 4 8, 4 8 और 9 8 17, और कुछ इसमें बचा, यहाँ पे 0 है, ठीक है, और कहीं पे 7 तो है नहीं। चलिए देखो यहां पर 8 था ना, 8 और 8 कितना हुआ, 16, 16 6 22 के 2, हासिल कितना आया था आपका, 2, ठीक है। अब देखिए 4 4 8 और 9 17 और 2 हासिल, यानी 19, 19 में 9 आएगा। तो यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसमें आखिरी में 9 2 हो जाए वही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर 92। क्लियर है, पूरा जोड़ने की जरूरत हमें नहीं है। तो हमने पहले इकाई को जोड़ा,
तो इकाई पे हमने देखा सब जगह पर दो ऑप्शन मिल गया, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट गए। फिर हमने दहाई अंक को जोड़ना शुरू किया, तो 4 4 8, 8 और 9 17, 17 2 19, यानी कि दहाई के अंक पे 9 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है जिसमें दहाई के अंक पे 9 है और इकाई के अंक पे 2 है, तो 92, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे इसमें। अब देखो ये है आपकी 9 की विभाज्यता का नियम। देखिए 9 की विभाज्यता का नियम आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। अगर हम लोग 9 की विभाज्यता के नियम की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा संख्या पद्धति में, जो आपका पहला चैप्टर होता है उसमें विभाज्यता के नियम एक टॉपिक आता है, उसमें 9 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता, 6 12 इन सब की विभाज्यता हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी में 9 की विभाज्यता पढ़ी जाती है। 9 की विभाज्यता क्या है कि संख्याओं के अंकों का जो योग होना चाहिए वो 9 से कटना चाहिए, है ना। जो संख्याएं है ना उनको, उनके अंकों को आप जोड़ लो। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या इस तरह से लिख दी जाए आपके पास, है ना, ये आपकी संख्या एक सामने लिखी हुई है, हमें आपको चेक मतलब इसमें चेक करना है आपको कि क्या ये संख्या 9 से कटेगी। तो आप क्या करिए, इसके अंकों को सीधा सीधा जोड़ लीजिए, है ना। जैसे यहां पे जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 में 5 जुड़ेगा, 9 5 14 हुआ, 14 6 20 और 7 27 हो गया, तो कट जाएगी आराम से। चेक करके फिर से देख लो, यहाँ पे 5 4 9 है ना, 6 5 11 7 18 कट जा रहा है ना, यानी कि इसके अंकों का जो योग आ रहा है वो 27 आ रहा है, और जो 27 होता है वो आपका 9 से आराम से कट जाएगा। तो इसलिए जो संख्या हमने आपके सामने लिखी है 9 से कट जाएगी। तो 9 की विभाज्यता का नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल मिलेगा आपको यूपी टेट में। तो 9 की विभाज्यता का नियम है कि जिस भी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है वो संख्या 9 से कटती है। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जैसे ये अंक संख्या थी तो इसके अंक कौन कौन से, 2 5 2 5 6 7, इनको जोड़ लो आप, है ना। जोड़ने के बाद कितना आया 27। क्या 27 9 के टेबल में आता है, पहाड़े में आता है? बिल्कुल, 27 जो होता है वो 9 से कट जाएगा, इसलिए ये जो संख्या है वो आपकी 9 से कटेगी। तो यही रूल यहां पर हमें अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। यहां पर अप्लाई करिए जरा। देखो सबसे पहले देखो हमारे पास जो दिया गया वो 9 6 8 8, तो देखो 9 को हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि यह कट ही जाएगा, तो इसको क्यों काउंट करें, छोड़ दो इसको। तो हमारे पास बचा 8 8 कितना हुआ 16, 16 में 6 जोड़ दो कितना हो गया 22, और ये आपका स्टार। तो हमारे पास जो योग आया है वो 22 और प्लस स्टार को हम लोग क्या लेते हैं x, है ना। आपको एक ऐसी संख्या इनसे बनानी है जो 9 से कट जाए, सीधी सी बात। इस x की जगह पर एक ऐसा मान रखना है जिससे जो संख्या बने, जो 22 में जुड़कर एक ऐसी संख्या बना दे जो 9 से कट जाए। तो क्या जोड़ा जाए सोचिए, 22 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है, तो 27 कहेंगे आप लोग। तो 22 में क्या जोड़ा जाए कि 27 बन जाए, तो कहेंगे 5 जोड़ दीजिए तो 27 बन जाएगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो 9 की विभाज्यता का नियम हमने यहाँ पे लगाया, अंकों को जोड़ा, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट 9 से कट रहा है 9, तो जहां जहां 9 होगा वहां से हम इसको हटा देंगे। तो जो बचा 8 8 कितना हो गया 16, 16 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 प्लस x, अब हमें 22 और x में एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे जो संख्या बने वो 9 से कटे। तो 22 के बाद 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है 27 है, यानी कि 5 रखना पड़ेगा x का मान। तो आपका आंसर जो होगा इसका वो 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होता है। तो कोई भी दो लगातार सम संख्या आप ले लो। भाई हमने एक सम संख्या ले ली 2 और एक ले ली कितनी 4, बताओ इसका HCF क्या है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होगा गुणनखंड, यानी कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। अब आप सोचो ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2 और 4 दोनों को काटे। ध्यान रखिएगा दोनों से कटे नहीं, दोनों को काटे। तो 2 को भी काटे 4 को भी काटे, तो 2 को काटने वाली एक ही संख्या है कौन सी 2, और 2 जो है वो 4 को भी काट सकती। तो इसका HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो हमने 2 4 लिया था, आप कुछ और ले लो। तो 4 और क्या ले लीजिए, लगातार सम संख्या लेनी है तो 4 और क्या ले लेंगे भाई, 4 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी 6 आएगी। अब ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों काट दे फिर से 2 आ जाएगा भाई, 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा कि दो लगातार सम संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा 2 ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, LCM बताना है इसका, है ना। आपको दिया गया है कि पहली संख्या है 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2
गुणे 3, क्योंकि देखो 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, इसलिए हम इसे 2 की पावर 2 गुणे क्या कर देंगे 3। ठीक है, फिर सेकंड वैल्यू जो है उसमें 2 देखो कितनी बार है, 4 बार है, तो यहां पे 2 की पावर कितना हुआ 4, 3 की पावर छोड़ दो, यहां पर 5 है। बताना क्या है इसका एलसीएम। देखो पावर का एलसीएम निकालते समय हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे, है ना, हम लोग उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो जिनकी पावर सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू लेंगे। जैसे 2 है तो देखो दोनों में 2 की पावर सबसे बड़ी कहां पर है, 2 की पावर 2 बड़ा है कि 2 की पावर 4, तो आप कहिएगा 2 की पावर 4 बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 3 है तो 3 को ले लो, क्योंकि 3 यहां भी एक है, यहां भी कोई मतलब ही नहीं है, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 5 होगा, यानी कि 2 कितनी बार आना चाहिए, 4 बार आना चाहिए, 3 एक बार आना चाहिए और 5 भी एक बार आना चाहिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। ध्यान रखिएगा एलसीएम में हम सबको लेते, किसी को छोड़ते नहीं है, चाहे दोनों में मौजूद हो चाहे दोनों में मौजूद ना हो, लेकिन हम उसी वैल्यू को उठाते हैं जो सबसे बड़ी होती है। अगर इनकेस मान लो हमें इसी में एचसीएफ पूछे, सर बताइए एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में हो, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा दोनों में होना चाहिए, ये ऐसी कंडीशन है। अगर कोई संख्या दोनों में नहीं है तो फिर हम उसको एचसीएफ में काउंट नहीं करते हैं, जो दोनों में हो। तो पहले देखो कौन है जो दोनों में है, तो देखो 2 जो है वो दोनों में है और 3 भी दोनों में है। अब अगर 2 मतलब दोनों में है तो उनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो देखो 2 है तो 2 की पावर 2, यहां पे क्या है 2 की पावर 4, तो सबसे छोटा कौन सा है 2 की पावर 2, और 3 तो दोनों में एक ही बार है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहां पर इसका एचसीएफ आता है सबसे छोटी पावर से और जो सब में हो, और एलसीएम आता है सबसे बड़ी पावर से, चाहे वो सब में हो और चाहे वो सब में ना हो, लेना सबको। जैसे आप देखोगे यहां पर 5 है, यहां पर 5 नहीं था लेकिन हमने 5 लिया है, तो उनको भी लेना है जो है और उनको भी नहीं लेना है, जो उनको भी लेना है जो नहीं है। लेकिन एचसीएफ में अलग है, एचसीएफ में दोनों का दोनों जगह मौजूद होना जरूरी है, तो हमारा वही एचसीएफ होगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/4 का मतलब किसके बराबर है, मतलब इसको आपको सॉल्व करके लाना है कि किसके इक्वल में आएगा। तो भाई इसको देखो, ये आपका एक मिश्रित भिन्न का गुणनफल है ना, इसको हम लोग पहले तो सही कर लेते हैं, है ना। कई सारे तरीके इसको करने के, बहुत आसान तरीका हम लोग जो आपको आसानी समझ में आ जाए वही करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपको देखो 2 क्या करेंगे इसको सही करने के लिए, इसका गुणा इससे होगा 2 दूनी 4 और जो आएगा वो इसमें जोड़ देंगे 1 में, तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हुआ 5/2, गुणे का निशान लगा है, 8 त्रिक 24 और 1 कितना हो जाएगा 25/3 हो गया। फिर है 4 चौक 16 और 1 17/4, ये तो आएगा, है ना। इसका गुणा इससे कराएंगे उसमें जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 त्रिका 9 और 1 10। अच्छा ये 10, सॉरी रुक जाइए, मुझे लगा ये 5 है तो इसको सही कर लीजिएगा, 3 त्रिका और 1 9 और 1 10, तो 10/3, 4 चौक 16 और 1 17, सही है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। इस 2 को इस 10 से हम लोग कैंसिल कर दिया, है ना, 2 से 10 को, 2 पंचे 10। यहां पर हमारे पास आ गया 25 गुणे 17/12, ठीक है ना। इसको गुणा करा लीजिए आप लोग, भाई 17 पचे कितना हुआ 85, लास्ट में 5 आना चाहिए, 17 पचे 85 और नीचे 12 होगा। एक बार ऑप्शन पे चलते हैं, है ना। आपको पता है कि इसका इससे गुणा होकर ये आना चाहिए, तो जब गुणा करके ये आना चाहिए तो आखिरी में 5 आना चाहिए, करके देखते हैं। 9 चौके 36 और 1 कितना हुआ 37, गलत, ये नहीं होगा, सही है। यहां देखो 9 चौके 36 और 1 37, यानी 9 चौके 36 6 और 1 7, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन में नहीं होगा। यहां देखिए 4 चौके कितना हुआ 16, इकाई अंक पे 6 में 1 जुड़ेगा 7, ये भी नहीं होगा। यहां देखो 5 दूनी 10, 10 में 5 जुड़ेगा कितना होगा 5 ही तो आएगा, तो यही हमारा उत्तर हो सकता है, क्योंकि इन्हीं को गुणा कराने पे हमें आखिरी में कितना आ रहा है 5। बाकी आप लोग इसको गुणा करके भी कर सकते हो, भाई गुणा कर दो क्या दिक्कत है। 17 पचे कितना हुआ 85 के 5 हासिल आया 8,
17 दूना 34, 34 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 34 और 8 4 12 यानी कि 42 हो जाएगा। बटे में किसको करिए 12, सॉल्व करिएगा। 425 को हम लोग किससे भाग करेंगे 12 से, 425 को 12 से भाग कर दीजिए। 12 3 कितना हुआ 36 हो गया। कितना बच गया हमारे पास में 6, 5 को ले आओ, 12 पंचे कितना हो गया 60 हो गया। कितना शेषफल बचा 5। तो आप इसको कैसे लिखते हो भाई, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 35 सही 5/12 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम लोग इसको ऑप्शन से करते तो ये चीज हम करने से बच जाते और हमारा लगभग मान चलिए 30 से 40 सेकंड बच जाता। ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे एग्जाम में सवालों को कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पूरा सॉल्व करने में जाएंगे तो आपको थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा। इस सवाल को भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। पहले इस मिश्रित भिन्न को सही भिन्न में बदलेंगे। तो 8 चौके 32 और 2 कितना हो गया 34 हो गया। बटे में क्या होगा 8, भाई 8 चौके 32 और 2 34। भाग का निशान लगा है बीच में, 4 3 12 और 1 13 बटे कितना हो गया 4। सही है। सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर आपका 34 बटे में क्या है 8, इसको पलट दो। जब आप इस भिन्न को पलटोगे तो ये जो भाग है ये गुणा में बदल जाएगा। 4 बटे कितना हो जाएगा 13। पलट के रख देते हैं ना, जब भाग में वैल्यू होती है तो उल्टा हो जाती है, पलट जाती है। तो ये 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा 17। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 17/13 हो जाएगा। है ना ऑप्शन 17/13? नहीं है सर? हाँ है। आप इसको देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। यहां पर कितना हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा आपका 13। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई नहीं मत लगाइएगा क्योंकि गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 34/17/13 हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पे हम लोग अगर ना काटते तो 34/36 ही आता है ना, अगर ना काटते इसको तो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे कभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 0.5 0.05 0.0005। तो इसको सॉल्व करिए, क्या ही दिक्कत है। 0.5 ठीक है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए 0.5, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए 0.005। ऐड कर दीजिए सबको भाई। यहां पर 5 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा और फिर 5 आ जाएगा, और यहां पर आपका 0। ठीक है। तो ये जोड़ने पे आ रहा है। ठीक। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम जरा। तो हमारे पास जो लिखा है वो है 0 पॉइंट, हमने इसको जब जोड़ा तो हमारे पास आया 0.5505। अब ऑप्शन सारे जो हैं वो भिन्न में है। तो आप क्या करिए, इसका एक पॉइंट हटाइए यहां से और नीचे कितने 0 आ जाएंगे 4 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 अंक बाद दशमलव लगा है। 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा है, तो नीचे 4 0 आ गया। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों वैल्यू 5 से कट सकती है, तो 5 से काटते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 लगाइए, 5 एकम 5। ठीक है। इसको भी काट दीजिए, 5 दूनी 10 और उसके बाद क्या 0 आ जाएगा 3 0 आ जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू बनेगा वो 1101 बटे कितना हो जाएगा 2000 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। दिया आपको फ्रैक्शन सॉरी दशमलव में था और आंसर आपको भिन्न में बताना है। क्लियर। तो हमने पहले जोड़ा फिर 0 लगा करके काट दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, यहां भी गुणा ही करना है। 18 को 12 से गुणा कर दीजिए। 18 को किससे गुणा करना है 12 से, और उसे भाग करना है 100 से। 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 ही अंक बाद दशमलव लगना चाहिए। तो इसको गुणा करके देख लेते हैं। 18 दूना 36 हुआ, कितना बच गया 3, 18 एकम 18 और 3 21। ठीक है ना। बटे में क्या हो गया 100। इसको सॉल्व करिएगा तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना था, यानी कि 2.16। 2 अंक बाद क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे 100 है ना, 100 में 2 0, तो नीचे जितने 0 होते हैं ऊपर उतने ही अंक बाद दशमलव लग जाता है। तो नीचे क्या 0 है 2 0, तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी 2.16 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल है सारे। चलिए 4 आदमी एक काम को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जिसको आप लोग सिलेबस में एक एक नियम में पढ़ेंगे। 4 आदमी एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक आदमी उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका, M1 D1 जो होगा बराबर M2 D2 के होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। एक एक नियम जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। M1 D1 बराबर M2 D2। M1 क्या है, आदमियों की संख्या,
D1 क्या है, दिनों की संख्या। तो सबसे पहले कितने आदमी थे, 4 आदमी, ये हो गया हमारा M1। कितने दिन लग रहे थे इनको, 3 दिन, तो ये हो गया हमारा D1। ये है 1 आदमी, तो यानी ये हो गया हमारा M2, और D2 हमसे पूछ रहा है, रख दो। M1 का मान कितना होगा, 4 होगा। D1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर M2 का मान यहां से कितना आएगा। अगर हम आपसे पूछे M2 का मान कितना आएगा तो आप बताएंगे 1 आएगा, और D2 की वैल्यू हमें निकालनी, तो A का कोई मतलब नहीं है, 4 3 कितना हुआ, 12 बराबर D2, यानी कि 12 दिन इसको लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बिना आगे चल करके आप इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही आदमी है, 4 3 12 कर दो, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा सभी लोग। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 7/10 को आपको बदलना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलना है भाई, बदलो। भाई आप लोग सभी जानते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यानी 7/10 को हम लोग 100 से क्या करा देंगे, गुणा। 0 0 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 70% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना था कि किसी भी भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसे आपको करना पड़ेगा 100 से गुणा, जो कि हमने किया। यहां से 0 कैंसिल हो गया, और 7 धम्मा कितना हो गया, 70। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़कर 62.5 रुपए कर दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए भाई, इसका मूल्य पहले कितना था, 50 रुपए, बढ़ाकर इसको कितना कर दिया, 62.5 रुपए। 50 रुपए से सीधा बढ़ाकर 62.5, यानी जो इनिशियल वैल्यू थी उसकी, वो यानी शुरुआती जो मान था वो कितना था, 50, और बाद में कितना हो गया, 62.5। तो देखो, वृद्धि का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कितने की वृद्धि हो रही है। भाई अगर हम आपसे पूछे कि यहां पर वृद्धि कितने की है, तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि यहां पर 12.5 की वृद्धि हो रही है। भाई 62 पे जाना है ना 50 से, तो 12 पॉइंट यानी 12.5 की वृद्धि करनी पड़ेगी। लेकिन आपको केवल वृद्धि नहीं बतानी है, वृद्धि का प्रतिशत बताना है। आंसर 12.5 मत लगा दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपको इसका परसेंटेज चाहिए, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए भाई वृद्धि का परसेंटेज, अगर आपको वृद्धि का परसेंटेज निकालना है, वृद्धि का प्रतिशत, तो वृद्धि का परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी वृद्धि है बटे जिससे है। तो बताओ वृद्धि कहां से हो रही है, वृद्धि हो रही है 50 से, है ना, बटे जिससे है, और गुणे में परसेंटेज के लिए आप लोग 100 लगाते ही हैं। तो जितने की वृद्धि बटे जिससे, तो वृद्धि देखो कहां से हो रही है, वृद्धि जो हो रही है वो कहां से हो रही है, 50 से, तो 50 नीचे रहेगा। आप लोग को याद होगा कि जब आपको नंबर मिलता था, तो जो आपको मिलता, जो नंबर आप प्राप्त करते थे, जो प्राप्तांक होता था वो ऊपर लिखा जाता था, बटे में क्या होता था, जितने में से मिलता था, और फिर गुणे में से, तो परसेंटेज आता था ना। भाई आपको अगर हाई स्कूल का परसेंटेज निकालना है अपने, तो आपको ऊपर में कौन सी संख्या लिखनी पड़ेगी, जो आपके प्राप्तांक हैं, और नीचे जितने में से हैं। तो वही, तो कितना वृद्धि हुआ, 12.5 के कितने में से हुआ, 50 में से गुणे में 100। 50 से इस 100 को 2 बार में काट देंगे, और 12.5 का दुगना 25% इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 में बेचने से हानि होती है। यानी कि जब लाभ और हानि आपस में क्या हो जाए, बराबर। लाभ जो है वो किसके बराबर है, हानि। जितने का लाभ हो रहा है उतने की ही हानि हो रही है, जितने का प्रॉफिट उतने का ही लॉस। तो जब जितने का प्रॉफिट यानी जब लाभ और हानि बराबर हो जाती है, तो यहां से हम लोग एक तरीका लगा करके डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं। तो जब लाभ और हानि बराबर हो और 2 सेलिंग प्राइस हो, ये है आपका विक्रय मूल्य नंबर 1, SP1 जिसको बोलते हैं। भाई सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, SP2 विक्रय मूल्य दूसरा। तो 2 विक्रय मूल्य हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, SP1 प्लस SP2/2, इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब लाभ और हानि दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। देखो बराबर है ना, उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है। तो यहां पर हम डायरेक्ट सीपी लगा लेंगे, सीपी बराबर दोनों विक्रय मूल्यों का योग बटे 2, यानी कि 524 प्लस 252, और इसको हम लोग किससे भाग कर देंगे, 2 से।
252 नहीं है, 452, एक सेकंड, ये आपका कितना हो जाएगा 452, ठीक है 452। इसको आप ऐड कर दीजिए 524 और 452 को, तो 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, 5 और 4 9, यानी कि 976 को 2 से भाग करना है, तो 2 चौके 8, 2 अठे 16 और 2 अठे 16, कट जाएगा आराम से भाई। 2 चौके 8, एक बचा यहाँ 17 हुआ, फिर 2 अठे 16, फिर एक बचा, फिर 16 हो गया, 2 अठे 16, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 488 करेक्ट होगा। बताइए तो ये तरीका कब लगाना है, ये फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कब लगाना है, जब आपके पास दो विक्रय मूल्य हो और लाभ और हानि दोनों आपस में क्या हो बराबर। तो जब लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर होगी, जितने का लाभ हो रहा है उतने की ही हानि हो रही है, यानी लाभ और हानि आपस में क्या है बराबर है। तो सीपी निकालने का तरीका जो होगा वो sp1 प्लस sp2/2 होगा। बाकी ये आता कैसे, ये चीज हम लोग बाद में क्लास वगैरह में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिएगा कि सीपी निकालने का तरीका जो होगा वो sp1 प्लस sp2/2 होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा साधारण ब्याज का, आसान सवाल है, आराम से हम लोग कर पाएंगे कि कोई धन है साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है। 20 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो गया। जैसे इसको मान के लगाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 1 रुपए होता, कितना रुपए होता भाई, कितना रुपए होता 1 रुपए, 1 रुपए होता 1 रुपए, है ना। ये कितना गुना हो जाता है 4 गुना। तो अगर हम 1 रुपए का मान लो 4 गुना कर दे तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। ये 4 हमारा क्या है, ये 4 है हमारा मिश्र धन, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, है ना, क्योंकि 4 गुना हो जाता है। जब कोई धन अपने आप का कुछ गुना होता है तो वो बनता है क्या मिश्र धन। यानी कि अगर मूलधन 1 रुपए है तो 4 गुना होकर 20 साल में वो कितना हो जाएगा 4 रुपए बन जाएगा, मिश्रधन 4 हो जाएगा। तो अगर 1 रुपए हो गया इसका प्रिंसिपल, 4 रुपए हो गया इसका मिश्रधन, तो हम आपसे पूछें अगर बताओ इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, इसको ब्याज कितना मिला, तो आप क्या बता सकते हैं कि क्या ब्याज इसको 3 मिला है। बोलिए इसको ब्याज कितना मिला है 3 मिला है। कितने साल में मिला है 20 साल में। अच्छा रेट का फॉर्मूला आप यहां पे लगा सकते हो आसान भाषा में। रेट का फॉर्मूला क्या है SI गुणे 100 बटे में क्या होगा P इंटू टाइम। हालांकि बिना फॉर्मूले के भी हम लोग करेंगे आगे चल करके, लेकिन अभी हम लोग फॉर्मूला ही देख लेते हैं। तो SI गुणे 100 बटे में क्या होगा P इंटू टी। SI की वैल्यू क्या होगी 3, सही है, SI 3 है हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है, ब्याज कितना मिला 3 मिला। गुणे में क्या होगा 100। P का मान हम लोग क्या मान के बैठे हैं 1 मान के बैठे हैं। और टाइम हमारे पास में कितना है 20 साल है ना, समय जो है वो कै साल है 20 वर्ष है, तो यहां पे 20 रख देंगे। अब इसमें काट वाट के देखते हैं क्या होता है, 20 पंचे कितना होता है 100 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो 15% करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम लोग चले जाएंगे। कोई दिक्कत किसी, बताइए, है ना आसान सवाल। देखो इसमें ये चीज जो हमने की है ये आपको करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आराम से हो जाएगा भाई। 4 गुना अगर हो रहा है तो 3 रुपए ब्याज मिला होगा, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे रखिएगा 3 गुणे 100 बटे 20, बात खत्म, ठीक है ना। 3 गुणे 100 बटे 20 मूलधन 1 मानना ही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। या हम इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं, रेट से क्या कर सकते हैं, रेट का अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट रेट निकालना है तो आप n-1 अपॉन क्या कर दीजिए टी कर दीजिए, आपको डायरेक्ट रेट मिल जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला जल्दी याद नहीं रहता है तो इसलिए आप समझ के चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो बिना फॉर्मूले के भी। तो ये रेट आ जाएगा भाई n-1 अपॉन टी कर दीजिए, करके देखो। r बराबर, r मतलब वही रेट, n का मतलब वही 4 गुना, तो 4 में से 1 गया, क्या बचेगा, अच्छा गुणे 100 भी रहेगा यहाँ पर, गुणे में क्या रहेगा 100, ठीक है ना ये चीज। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 में 1 गया 3 बटे टी यानी कि 20 और गुणे में क्या हो जाएगा 100, तो 20 पंचे कितना हुआ 100, तो r बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। r बराबर 5 तिहाई 15, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूले से भी हो सकता है और बिना फॉर्मूले के। ये बिना फॉर्मूले के हमने कर दिया थोड़ा बेसिक रूल लगा करके। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जब आपको कुछ गुना दिया हो, समय दिया हो और आपसे डायरेक्ट रेट पूछा हो, तो r बराबर n-1 अपॉन टी गुणे 100। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। 15 इसका उत्तर होगा, 15%। इसमें क्या कह रहा है,
ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आपके सामने। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इस वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे उसके ज्योमेट्री के, तो लोग हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोग एक वृत्त बनाकर लाते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने एक वृत्त बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, वृत्त सबको दिखाई दे रहा होगा, ये ठीक है। ये आपका एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है बात। और इस एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर है, तो ये इसका मान लो यहां पर एकदम इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो ये इसका मान लिया हमारे पास सेंटर है। इस सेंटर से कितनी दूरी पर जीवा है, 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर। लंबवत दूरी यानी कि यहां से इसकी जो लंबवत दूरी है ना, लंबवत दूरी का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस जीवा की लंबाई क्या होगी, तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, सुन लीजिएगा आप लोग, लिख भी लीजिएगा, कि जो केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि यहां से ये 2 पार्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। ये 90 डिग्री कोण बनेगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे तो ये क्या है, तो आप कहोगे ये जो है ये हमारा त्रिज्या ही तो है, जो कि कितना है, 10। तो क्या आपको एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये है इसका लंब, ये इसका आधार और ये इसका कर्ण। भाई ये है लंब, ये है आधार और ये इसका कर्ण। कर्ण जो है वो 10 है, लंब कितना है, 8 है, आधार की वैल्यू आपको चाहिए, मतलब ये पार्ट आपको चाहिए, ठीक है ना। आप सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको आधार चाहिए, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या होगा, लंब का स्क्वायर। सही है बात। तो आधार तो अभी हमें पता ही नहीं, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। बाकी हम लोग ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ट्रिपलेट से आप लोग याद रखोगे, है ना, 10, 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन हम लोग निकालेंगे। कर्ण का मान कितना हुआ, 10 का स्क्वायर कितना, 100, माइनस का कर्ण यानी कि 64, यहां पर कितना आ जाएगा, 36 होता है। तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, आधार का स्क्वायर जो आ गया वो कितना आ गया, 36। तो आधार का स्क्वायर अगर 36 है तो भाई आधार बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग जान पाएंगे कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि स्क्वायर को जब उधर भेजोगे तो इस पे वर्गमूल चढ़ेगा, और वर्गमूल में 36 का मान कितना होता है, 6। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6। बाकी हमने आपको ट्रिपलेट लिखवाएंगे आगे चल करके, 10, 8 और 6 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ ट्रिपलेट मतलब समकोण त्रिभुजों की भुजाएं, है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 6। अब ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर थी, तो अगर ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है तो ये दूरी कितनी आ गई, 6। तो ये भी दूरी कितनी आ जाएगी, 6। तो कुल मिलाकर 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट सी होगा। समझ में आ गया होगा सभी को। तो यहां पर इस सवाल को ध्यान रखिएगा, आ सकता है क्योंकि कई टीचिंग एग्जाम्स में ये सवाल पूछा हुआ है, DSSB वगैरह में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, करके देखते हैं क्या होगा। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर की दूरी पर लगाई गई है, तो इस दीवार की सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है। तो ये है मान लो दीवार, और ये इससे ये जो दूरी है दीवार से कितने मीटर की दूरी पर, तो 8 मीटर की दूरी पर, ये 8 है, और ये है इसकी सीढ़ी। तो सीढ़ी जो कह रहा है वो सीढ़ी जो है वो कितनी लंबी है भाई, तो आपकी जो सीढ़ी है वो 10 मीटर लंबी है। तो वही चीज तो बन गया, अभी हम लोगों ने किया ट्रिपलेट, 10, 8 और किसका बनता है ट्रिपलेट, 6 का। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 मीटर होगा। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था ना, 10, 8, 6। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पर। यदि 5 भुजाओं किसी बहुभुज के अंतःकोण का अनुपात दे रखा है, 2:3:5:2:3:3:5:5,
तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? तो यानी कि 2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि 5 भुजाओं वाले किसी भी आकृति का जो बहुभुज का जो अंतःकोणों का योग होता है वो क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पंचभुज होता है, जैसे चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, तो ऐसे ही पंचभुज यानी कि 5 भुजाओं वाली आकृति का जो अंतःकोणों का योग होता है वो टोटल 540 डिग्री होता है। कैसे आएगा? ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये निकालना है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना आता है, तो अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला होता है ना, अंतःकोणों का योग। तो अगर आपको अंतःकोणों का योग निकालना है, अंतःकोणों का क्या निकालना हो? योग। अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग निकालने के लिए ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है भाई? आप लोग ध्यान रखिएगा, n-2 गुणे 180, n-2 गुणे 180, ये है अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला। n क्या है? भुजाओं की संख्या, जितनी भुजाएं वो n का मान हो जाएगा। जैसे यहां पर कितनी भुजाएं हैं? 5, तो n का मान क्या रखेंगे? 5 - 2 गुणे में क्या होगा? 180 होगा। तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3, और 3 का गुणा 180 से होगा, कितना बनेगा हमारे पास में? 540। यानी कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग हो गया 540। अब पहला कोण का मान जो दिया गया आपको, कितना दिया गया? 2x। दूसरे कोण, क्योंकि अनुपात में है ना तो x लगाकर चलेंगे, 3x। तीसरे कोण की वैल्यू जो हो गई हमारे पास में वो भी 3x हो गई। चौथे कोण की जो वैल्यू हो गई हमारे पास में वो कितनी हो गई? 5x। और पांचवें कोण की जो वैल्यू हो गई वो 5x हो गई। कोणों का योग करना है, क्योंकि हमने कोणों का योग निकाल लिया है, तो जोड़िए 5 - 5 10, 10 3 13, 3 16 और 2 18। तो 18x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर? 540 के बराबर। तो क्या हम x का मान निकाल सकते हैं? तो आप कहिएगा x का जो मान होगा वो 18 × 3 = 54 होता है। x का मान कितना होगा हमारे पास में? 3 होगा। अब आपसे पूछा सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण वही होगा जिसका अनुपात सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा अनुपात किसका है? 2x वाले का। x का मान कितना आ गया? 30। तो 2x की वैल्यू 2 गुणे कितना होगी? 30। यानी कि हमारे पास में 60 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, अगर ये भूल जाएंगे तो सवाल करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि पंचभुज उतना जल्दी याद नहीं होता ना कि पंचभुज में कितना डिग्री कोण बनेगा, है ना, सप्तभुज में कितने डिग्री कोण बनेगा, अष्टभुज में कितने डिग्री कोण बनेगा, तो दिक्कत होती है। इसलिए आप फॉर्मूला सीधा याद रखो, कितनी भी भुजाएं हो। मान लो आप, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड ही आएगा, हो सकता है मान लो आप 8 तक याद कर गए, 12 पूछ लिया, 14 पे पूछ लिया, तो दिक्कत होगी ना। इसलिए आप याद रखो n-2 गुणे 180 होता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल, पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 11 से ही 1/2 मीटर ऊंची है। उस पानी की टंकी की धारिता घन मीटर। देखो, किसी भी टंकी में उतना ही पानी आता है जितना उसका आयतन होता है। जैसे अगर बात करें कि जो आपके घर पे टंकी रखी हुई है, उस टंकी में सर कितना पानी आ सकता है, तो उस टंकी में उतना ही पानी आएगा जितना उस टंकी का क्या होगा? आयतन। अब ये जो पानी की टंकी है उसमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो मतलब ये जो आकृति टंकी होगी वो घनाभ के आकार की होगी। जिस आकार का आपका कमरा है उसी आकार की क्या रही होगी? टंकी रही होगी, घनाभ के आकार की। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टंकी में उतना ही पानी आएगा जितना उसका क्या होगा? आयतन। आयतन मतलब किसका आयतन? घनाभ का। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ का आयतन देखते हैं कैसे होता है। ये है आपके सामने बनकर तैयार हो गया घनाभ, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो अगर हम लोग बात करते हैं घनाभ के आयतन की, तो घनाभ का जो आयतन होगा वो आप लोग सभी जानते हैं। घनाभ का आयतन जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये इसका सीधा फॉर्मूला है, कुछ इधर उधर करने की जरूरत आपको नहीं है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुणा कराने से हमें किसी भी घनाभ का आयतन आराम से मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सब कुछ तो हमें दिया है, कुछ करना ही नहीं है। लंबाई कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो 2 सही 1/2, यानी कि 2 × 1 = 2 और 1 3/2 दे रखी है। क्लियर है बात? यहां से हम इस 2 को आराम से 4 से काट सकते हैं। 2 दूनी कितना हुआ? 4।
गुणा कराइएगा 6 गुणे 2 गुणे 3, तो 6 दूनी 12 और 12 तिहाई कितना होता है 36। और इसका जो आंसर आएगा वो घन मीटर में आएगा, है ना, जिसको हम लोग मीटर क्यूब के नाम से जानते हैं। मीटर क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, मीटर, तो मीटर को कितनी बार गुणा कराया गया 3 बार, इसलिए मीटर का क्यूब, जिसे घन मीटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे, समझ में आ गया ना। तो किसी भी टंकी में उतना ही पानी आ सकता है जितनी उसका क्या होगा आयतन। अच्छा देख लेते हैं घनाभ में हमें और क्या क्या फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। घनाभ का हमें टोटल सरफेस एरिया, जिसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, मतलब जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे में टोटल 6 पृष्ठ हैं, एक फर्श है, एक छत है और 4 दीवारें, टोटल कितने पृष्ठ हो गए 6 पृष्ठ, जिसको हम लोग षटफलक भी बोलते हैं, 6 पृष्ठ। तो इन 6 पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2LB प्लस BH और प्लस LH, ये इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। फिर इसमें एक और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इसके विकर्ण का। तो अगर इसके विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण क्या है, आपके कमरे में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपका क्या है विकर्ण। अब आप सोचेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा होती है इस कोने से, फर्श के एक कोने से छत के एक कोने को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आपका क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। फर्श के एक कोने से छत के एक कोने को मिलाने वाली जो रेखा होगी, है ना, जो उसके जस्ट सामने होगी, आगे पीछे नहीं, जस्ट सामने जो होगी वो उसका क्या कहलाएगी, विकर्ण। सरल रेखा होनी चाहिए विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, √L² प्लस B² प्लस H²। तो बस घनाभ में आपको बस इतना ही जानकारी देना था, है ना। घनाभ में अगर सवाल आएगा तो इन्हीं 3 फॉर्मूले पे आएगा, वरना नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल के ऊपर। क्या कह रहा है कि 6.5 क्विंटल बराबर है। अब आप सभी जानते हैं 100 किलोग्राम जो होता है वो 1 क्विंटल होता है। तो 6.5 क्विंटल की वैल्यू किलोग्राम में पूछ रहा है, 100 से गुणा करा दो, है ना। 100 से गुणा कराएंगे तो पॉइंट से ये 0 कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 650 किलोग्राम। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मापन का ये सवाल था, हो गया। आगे बढ़ेंगे, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल। अब बात आती है समबाहु त्रिभुज की। तो अगर हम बात करें किसी भी समबाहु त्रिभुज के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं, सभी कोण, सब कुछ क्या होता है, बराबर होता है। तो ये मान लीजिए हमारा बन गया एक समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, बराबर ही लेकर चलेंगे, और सभी कोण भी हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है। सबसे पहली बात आती है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसमें आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा फॉर्मूला का ये आंसर पाइए। √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर कैसे आता है वो जानकारी आपको क्लास में मिल जाएगी। फिलहाल अभी आप लोग इतना चलिएगा कि √3/4 गुणे जो भुजा का स्क्वायर होता है, ये एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। तो इसकी भुजा हमें दे ही रखी है, तो निकालो यहां से। √3 बटे में कितना हुआ 4, और भुजा का स्क्वायर मतलब 8√3 का स्क्वायर, तो 8√3 का क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए, ये रहा स्क्वायर। अब 8√3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा। तो यहां से हो जाएगा आपके पास में √3/4, 8 का स्क्वायर 64 हुआ और √3 का स्क्वायर 3 हुआ। कोई दिक्कत किसी को? इसको आप काट दीजिए, 16 चौके 64, 16 का गुणा 3 से कराएगा तो कितना होगा, 16 तिया 48 √3, 16 तिया 48 √3, ऑप्शन नंबर ए। वर्ग सेंटीमीटर में ही इसका उत्तर आ गया, क्योंकि भुजा का स्क्वायर है, भुजा 2 बार गुणा हो रही है ना, इसलिए स्क्वायर लगेगा। भुजा 3 बार गुणा होती तो क्यूब लगता, लेकिन क्षेत्रफल में स्क्वायर ही लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में भुजाएं 2 बार गुणा होती हैं। अब आते हैं आयत पर। आयत का क्या पूछा है, परिमाप। अगर हम लोग आयत के परिमाप का फॉर्मूला पढ़ें, आयत का परिमाप देखिए भाई, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना। परिमाप अभी समझा देते हैं आपको, परिमाप होता क्या है भाई। परिमाप उस भुजा की लंबाई होती है ना, जो कोई भी आकृति किसी भी क्षेत्रफल को
कवर करने के लिए अपनी मतलब वो बाउंड्री बनाता है। जैसे आप लोगों ने प्लॉट वगैरह खरीदा होगा तो उसमें आप लोगों ने बाउंड्री बनाई होगी ना, एक अपने प्लॉट को वो करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक बाउंड्री बनाई होगी। तो ये जो बाउंड्री आपने बनाई है अपने प्लॉट को घेरने के लिए, इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, ये पूरी जो लेंथ होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। परिमाप और कुछ नहीं है, भुजाओं की लंबाई का योग है। तो देखो जैसे एक आयत है, तो देखो बिना फॉर्मूले पे करके दिखा दें आपको इसको। ये है आयत, आयत में दो लंबाइयां होती हैं और दो चौड़ाई होती है, दोनों आपस में बराबर होती है। लंबाई कितना हुआ, 40 हुआ, ठीक है ना। यहां भी ये 40 ही तो होगा। चौड़ाई कितनी हुई, बोलिए 30 हुआ। तो क्या ये भी 30 होगा, बोलो 30 हो जाएगा। आपने परिमाप के बारे में क्या पढ़ा कि टोटल, जो टोटल लंबाई होगी, टोटल लंबाई, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाप। सबको जोड़ लो। तो देखो 40 और 30 70, 70 में 40 जुड़ा 110, 110 में 30 जुड़ा 140 हो गया। या आप ऐसे जोड़ लो, 4 और 4 कितना हुआ 8, यानी 80, और 80 में 30 और 30 60 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 140। तो आंसर इसका 140 हो जाएगा। बाकी परिमाप का फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b होता है। अगर आपसे कोई परिमाप पूछता है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2l + b। तो 2l का मान कितना रख लेंगे, यहां पे 40 हो जाएगा, और b का मान कितना रख लेंगे, यहां पर 30 रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इसको जोड़िए, 40 और 30 कितना हुआ 70, 70 का डबल जो हो जाएगा वो 140। तो आप बिना फॉर्मूले के भी कर पा रहे हो और फॉर्मूले के साथ भी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक बड़े से बड़ा गोला काट लिया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, 3.5 होगी भाई, है ना। भुजा के बराबर ही गोला काटा जाएगा, भुजा का आधा। जैसे मान लो, ये मान लो आपका घन बन गया, है ना। इसमें बड़े से बड़ा जो गोला कटेगा वो क्या होगा, जानते हैं ना, भुजा का आधा। भाई ये भुजा है पूरी, है ना, भुजा से आधा होगा, 3.5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल के ऊपर। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व क्या है, ठीक है ना। भौतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और नैतिक मूल्य। तो भौतिक मूल्य, ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा सभी लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है, ठीक है ना। सर्वाधिक महत्व जो है वो आपका मानसिक हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची जाती है तो उस पर 10% का लाभ। 44 रुपए में बेची गई है ना, तो ये जो है ये क्या है, सेलिंग प्राइस। हानि क्या हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो लागत मूल्य बताना है। देखो ये है प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन, लाभ और हानि। लाभ और हानि में हर वैल्यू के दो मान होते हैं, हर चीज के दो मान। जैसे सेलिंग प्राइस है तो इसका एक मान रुपया में होता है और एक मान परसेंटेज में होता है। जो लागत मूल्य होता है इसका एक मान रुपया में होता है और एक मान परसेंटेज में होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लागत मूल्य होता है वो अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100%। जो लागत मूल्य होता है वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। सेलिंग प्राइस जो होगा वो डिपेंड करेगा प्रॉफिट या लॉस पर। अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस 100 से ऊपर जाएगा, और अगर लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस 100 से नीचे आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो रुपए में कितना है, 44 है। इस पर लाभ कितना हुआ भाई, बोलिए। लाभ जो हुआ है वो क्या परसेंट का हुआ है, 10% का। लाभ जो हुआ है वो 10% का। सेलिंग प्राइस 44 है। तो अगर हम आपसे पूछे कि सेलिंग प्राइस का प्रतिशत क्या बनेगा, तो अभी आपको बताया कि जो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है वो लाभ की कंडीशन में 100 से ऊपर जाता है और हानि कंडीशन में 100 से नीचे आता है। तो बताओ लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 10% का लाभ हो रहा है। तो अगर 10% का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस 100 से ऊपर जाएगा, और अगर मान लो 10% की हानि होती तो सेलिंग प्राइस 100 से नीचे आता। तो 10 से कितना लाभ हो रहा है, 10 से ज्यादा, यानी कि 10% 100 से ज्यादा, यानी कितना 110%। यानी सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज आएगा वो 110 आएगा, और सेलिंग प्राइस रुपए में कितना है, 44 है। यानी 110% की जो वैल्यू है वो 44 रुपए के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 44 बटे में कितनी होगी, 110 होगी। बोलिए 1% की वैल्यू 44 बटे 110,
आपको लागत मूल्य चाहिए, लागत मूल्य कितने परसेंट होता है 100%, तो 1% का मान ये है तो 100% का मान निकालने के लिए इसको 100 से गुणा करा दीजिए। ये आपका 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 चौके कितना हो जाएगा 44, हमारा जो आंसर आएगा वो 40 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को ये बात? बस इसमें इतना देखो, जब आप सवाल करोगे ना समझने के बाद, तो जब आपको सवाल करना होगा एग्जाम में तो आपको सवाल यहां से शुरुआत करनी है। ये जो आपने ये बात पूरी लिखी है ये आपको केवल समझाने के लिए लिखी गई थी, है ना। सवाल यहीं से लगेगा कि जैसे हमने 44 देखा, लाभ देखा मतलब 110, क्योंकि 100 से प्लस होगा, 110 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू 44/110, सीपी निकालना है यानी कि 100% का मान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग इतना है तो भुजाओं की संख्या। अरे इसका फॉर्मूला तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, आपको याद होगा, है ना। अंतःकोणों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, n-2 गुणे 180, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया गया था। बराबर ये कितना आ गया, देखो अंतःकोणों का योग 1440 आपको दे रखा है, तो कैंसिल कर दो, ये 0 से 0 कट जाएगा। 18 अट्ठे कितना होता है 144, यानी n-2 का मान कितना आ गया 8, तो n की वैल्यू हमारे पास में 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो तुरंत फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई ना, तो इसलिए आपको वहां पर पहले ही देखो यहाँ पर कहीं बताया था, ये देखिए इस सवाल में आपको ये चीज लिखवाई गई थी, ये देखो अंतःकोणों का योग लिखवाया गया था ना, n-2 गुणे 180, n-2 गुणे 180, तो उसी का इस्तेमाल आपको इस क्वेश्चन में करना था, है ना। अंतःकोणों का योग ही तो आपको यहां पर दिया गया है, ये जो आपको यहां पर दिया गया है वो अंतःकोणों का योग ही दिया है 1440, अंतःकोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, है ना। n-2 गुणे 180 बराबर 1440, 0 से 0 18 अट्ठे 144, यानी n-2 बराबर 8, तो n बराबर 10। आगे बढ़ेंगे 29 पे हम लोग आ चुके हैं। बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम लोग क्या करते हैं आप सभी जानते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पूर्णांक वाली वैल्यू है इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़िए भाई 11, सबसे पहले ये है 4 बार 1 लिखा है, फिर 3 बार 1 लिखा है, फिर 2 बार 1 लिखा है, और फिर 1 बार 1 लिखा है। इसको जोड़ लो पहले, तो 1 2 3 4, है ना, 4 हो गया, 1 2 3, ठीक, 1 और 2 और फिर 1, तो 1234 आ गया। ठीक है, तो हमने जब इसको और इसको जोड़ा तो हमारा आंसर आया 1234। अब हमने क्या नहीं जोड़ा है जरा देखो, हमने ये आधा आधा नहीं जोड़ा, तो आधा आधा जोड़ो, आधा 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 आधा, तो आधा 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 आधा, यानी कितनी बार आधे हो गए 4, तो 4 बार जब आधे को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आता है 2, तो 2 को ला करके यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1236। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1236। आगे बढ़िएगा। यदि किसी संख्या का 37.5% 1800 हो तो उसी संख्या का 62 से ही 1/2% क्या होगा। सही है, तो देखो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखते हैं कि 37.5 है ना, 37.5% की वैल्यू फ्रैक्शन वाली क्या होगी, तो क्या 37.5 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद है। ज्यादातर कंडीशन में हम लोग को इसको याद करना पड़ेगा, 3/8 होता है, लेकिन आपको अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले आप इसको सही करोगे तो क्या आप इसे 37 दूना 74 और 1 75/2 लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। परसेंटेज लगा ही हुआ है, परसेंटेज हटाना है क्योंकि फ्रैक्शन बदलना है। परसेंटेज जब हटाते हैं तो किससे भाग करना पड़ता है 100 से, तो 75/2 को हम लोग 100 से भाग दे देंगे, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी 3/8। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 37.5% की वैल्यू कितनी होती है 3/8 होती है। हम लोग यहीं पर 62.5% को भी सही कर लेते हैं। 62.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 62 दुना कितना हो गया 124, 124 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 125, 125/2 परसेंटेज हटाने के लिए किससे भाग करेंगे 100 से। ध्यान रखिएगा 62 दुना कितना हुआ 124 ना, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, और उसमें 1 जोड़िएगा 125। अब देखो 25 पंचे 125 होता है, 25 चौके 100, तो हमारे पास आएगा 5/8, यानी हमें उस संख्या का 5/8 लेकर आना है ना। अब यहां देखो इसको छोड़ो,
अब हमने कहा कि 37.5% की वैल्यू जो हो गई वो हमारे पास में कितनी आ गई, 3/8। तो किसी संख्या का, तो क्या वो संख्या आपको पता है? नहीं पता है ना, तो आपको वो संख्या कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। तो यही तो हमारी एकदम बेस वैल्यू प्रारंभिक संख्या बनती है। 8 का हमेशा ध्यान रखिएगा 37.5% 3 आएगा। तो हमने मान लिया वो जो हमारी मूल संख्या थी जिसको हम लोग प्रारंभिक संख्या बोलते हैं वो क्या थी, 8 थी। सही है, तो मूल संख्या कितनी हो गई, मान लिया 8 यूनिट। 8 का 37.5% कितना आएगा, 3। और उस संख्या का 37.5% कितना आया है, 18। 8 का 37.5% कितना आएगा, 3। उस संख्या का 37.5% कितना है, 1800। यानी हम कह सकते हैं कि जो 8 का 37.5% जो कि 3 है और उस संख्या का 37.5% जो कि 1800 है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। यानी 3 यूनिट का मान किसके बराबर, 1800 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर होगा, 600 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 600 के बराबर। तो मूल संख्या का यूनिट कितना है, 8। 1 की वैल्यू 600, तो 8 की वैल्यू, तो क्या करेंगे, 8 को 600 से गुणा, तो 8 छंग कितना हो जाएगा, 4800। यानी वो जो मूल संख्या थी जिसका 37.5% 1800 था, वो संख्या कौन सी थी, 4800। अब 4800 का 5/8 कर दीजिए, क्योंकि हमसे 62 सही 1/2% पूछा है। तो चाहे किसी संख्या का 62 सही 1/2% निकालो, चाहे उस संख्या का 5/8 निकाल लो। तो हम लोग 4800 का सीधा सीधा क्या निकाल लेते हैं, 5/8। 8 छंग 48 यानी कि 600। 600 का गुणा 5 से कराओगे तो ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, 3000। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़े। तो 37.5, अब आपको ये मान डायरेक्ट याद रखना है, ये तो बहुत जरूरी है, इसको जरूरी ही याद रखिए कि 37.5 का मान 3/8, 37.5 का मान 3/8 है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। ये हमारा आज का आखिरी सवाल। इसमें कह रहा है यदि m + n बराबर -2 तो m³ - n³। भाई क्यूब कैसे मिलेगा, जब आप इसका क्यूब करेंगे तो कर दो क्यूब, क्या ही दिक्कत है। a + b का होल क्यूब करिए। भाई आपको दिया है m + n बराबर -2, तो देखो भाई जो पूछा गया उसमें क्यूब आ रहा है तो क्यूब करिए, बिना कोई दिक्कत ही करिए। तो दोनों पक्षों में क्या करने पर, घन करने पर, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, घन। तो जब आप इसको घन करेंगे तो a + b का होल क्यूब, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, है ना, 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है, a + b, ये होता है बराबर -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, m³ + n³ + 3mn, mn। अच्छा ये बताओ m + n की वैल्यू कितनी है, -2, तो यहां -2 बराबर कितना हुआ, -8। इसको सॉल्व करेंगे तो m³ + n³ + ये गुणा हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6। अच्छा ये माइनस है ना, तो ये वाला जो चिन्ह है वो प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये वाला चिन्ह। तो माइनस का 3 दूनी 6mn बराबर -8। तो जो चाहिए था वही आपने निकाल दिया। देखो m³ + n³ -6mn है ना, वहां भी वही पूछ रहा था, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, -8। अच्छा यहाँ पे -2 का क्यूब किया गया, यानी 2 को 3 बार, -2 को 3 बार गुणा करेंगे तो -8 आएगा। तो हमारे सारे सवाल हो गए हैं समाप्त, ठीक है ना। सारे सवाल 30 के 30 सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। चलिए अब अगली क्लास जो हमारी होगी वो आपके अगले पेपर को लेकर होगी। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।